जी तो सलमान जी पहले आप इसका जवाब दे दें और फिर अभिषेक जी आप भी चर्चा में शामिल हो जाइए। हम चाहेंगे कि आप भी इसके एक पक्ष का जरूर जवाब दें। मैं इस बात से सहमत हूं कि इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स में बड़ा अंतर होता है, लेकिन पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाकर आप गरीब पर टैक्स लगा रहे हैं, ये तो पहली बार सुनने में मिल रहा है। अगर केरोसिन पर लगाते तो मैं मानता, पेट्रोल और डीजल पे लगाया जा रहा है और आप कह रहे हैं कि जो गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले हैं उन पर असर पड़ेगा। उन पर असर कैसे पड़ेगा? डीजल के ऊपर जो टैक्स लगेगा उसका असर सब्जी पे होगा, चावल पे होगा, गेहूं के ऊपर होगा और हर चीज के ऊपर होगा। इसको कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। मेरे ख्याल में सलमान भाई आपको ये बात मुझे मतलब इसके प्रति ध्यान खींचना हमारे लिए भी गुस्ताखी होगी। नहीं भाई अजय, मैं सलमान भाई से ये सवाल पूछना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि ये डेफिसिट हो रहा है, घाटा हो रहा है पेट्रोलियम सेक्टर में। पहले सवाल भी उठाया था डॉक्टर सिंघवी से कि आपकी सरकार पेट्रोलियम सेक्टर पे इतने टैक्सेस क्यों लगा रही है। वर्ल्ड के अंदर कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसके ऊपर इतनी भारी मात्रा के अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर सेंट्रल टैक्सेस लगते हों। आप क्यों लगा रहे हैं इतने सारे टैक्सेस के ऊपर? अगर आप टैक्सेस हटा दिए उसके बाद पेट्रोलियम कंपनी को अपने उसी भाव पर बेचने दें, वो फिर भी मुनाफा बनाएंगी, क्योंकि आप उस गैप को कम करने के लिए टैक्सेस लगा रहे हैं, उसको भरने के लिए कंज्यूमर से पैसा ले रहे हैं। कंपनियों को कोई घाटा नहीं हो रहा है। आप सिर्फ अपना गैप कम कर रहे हैं, जो बजट के अंदर आपका रेवेन्यू है उसको कम कर रहे हैं। टैक्सेस क्यों नहीं कम करते आप? नहीं, वो सिर्फ एक पहलू है। अभी पेट्रोलियम पर एक पूरी रिपोर्ट सरकार के सामने है, पारिक रिपोर्ट सरकार के सामने है। आपका अगर ये विचार है और आपका ये विचार अगर आम सहमति इस विचार पे बनती है, मैं समझता हूं सरकार जरूर उस पर आगे बढ़ना चाहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इस विचार को सभी सहमत हो। इसमें बहुत आपस में बड़े विवाद हैं। पूरे देश में इस पर लेकर अलग अलग विचार हैं, तो उस पर थोड़ा सोचना पड़ेगा ना, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। डॉक्टर साहब, अगर पारिक साहब जो जिनका अपनी इकोनॉमिक फिलॉसफी मार्केट की तरह है, मैं मेरा उनकी किताबें पढ़ी हैं, उनके व्यू भी पढ़े हैं। अगर आप ऐसे इकोनॉमिस्ट को बनाएंगे जिनकी ऑलरेडी आइडियोलॉजी नोन है, इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजी के लोग बनाइए, समझ में आता है। मगर ये आपका सरकार का फैसला, मैं आपकी बात से सहमत हूं, डिबेट होनी चाहिए, ठीक बात है। बस यहीं पर एक छोटा सा जवाब ले लेते हैं अभिषेक जी से, उन्हें दरअसल निकलना है। अभिषेक जी, जाते जाते हमें कम से कम ये बता दीजिए कि आप अपनी सरकार के इस बजट के लिए कितने नंबर देते हैं अपने आप को, अगर 1 से 10 के स्केल पर देखा जाए तो? मैं नंबर गेम में नहीं पढ़ने वाला हूं और न मैं नंबर देने में विश्वास करता हूं। मैं आपको एक दो बात संक्षेप में बोल के जाना चाहूंगा जी। एक तो इस डिबेट को इतना संकीर्ण न बनाएं, ये डिबेट व्यापक है, बजट पे है। आप वित्त मंत्री के एक बहुत बड़ी चुनौती को नहीं देख रहे हैं। उन्होंने बहुत बखूबी एक बहुत स्पेशल तरह का संतुलन रखा है। एक तरफ फिस्कल स्टिमुलस को बहुत थोड़ा सा कम किया है। जो लोग बात कर रहे थे आज सुबह कि पूरा अबॉलिश हो जाएगा, कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, थोड़ा कम किया है जो होना चाहिए। दूसरी तरफ डिसइन्वेस्टमेंट, जिसको हम डिसइन्वेस्टमेंट नहीं कहते हैं, हम सिर्फ सेल शेयर्स के करके उनकी ओनरशिप बाकी लोगों के हाथ में बढ़ाते हैं, उससे 25,000 करोड़ बढ़ाने की बात की है। और इधर फिस्कल डेफिसिट को अभिषेक जी, ये सब तो टारगेट हैं, हर साल बने रहते हैं। आप एक नंबर तो दे दीजिए, चलती ब्रेक लेना है हमें, लेकिन उससे पहले नंबर तो ले लीजिए। एक कार्यक्रम में भी कटौती नहीं की है, बल्कि 15 से 40% वृद्धि की है। इंफ्रास्ट्रक्चर में प्लान एक्सपेंडिचर का 46% इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्लान एक्सपेंडिचर। तो यानी आप बेसिकली ये कहना चाहते हैं अभिषेक जी कि जो बजट पेश किया गया है वो बेहतरीन बजट है, इससे बेहतर बजट नहीं हो सकता। मेरा मानना है कि ये बहुत ही अच्छा बजट है, संतुलित बजट है, विकास ओरिएंटेड बजट है, फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल नियंत्रित रखने के लिए बखूबी मेजर्स वाला बजट है।